नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही हीटेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का ये टॉपिक जो है, आज ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत ही बड़ी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गई और वहां भी उनको काफी कुछ सुनना पड़ा। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पूरा पूरा आर्गुमेंट क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि मीडिया कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम रिपोर्टिंग ओरल रिमार्क्स ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट, मीडिया को हम नहीं रोक सकते, उनकी मर्जी, कुछ भी छाप सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यदि ये चीजें हुई है कोर्ट ऑफ लॉ में तो उसको छाप सकती है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बैकग्राउंड था, इसको पहले समझते हैं। बैकग्राउंड ये था कि कुछ दिन पहले माननीय मद्रास हाईकोर्ट, ये मद्रास हाईकोर्ट है, और जब ये कोविड के सिलसिले में कुछ हियरिंग चल रहा था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ये कहा था मद्रास हाईकोर्ट कि ये जो कोविड का दूसरा लहर आया है हमारे देश में, इसके लिए सिंगुलरली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही जिम्मेदार है और इस कर्म के लिए इनको मर्डर का चार्ज लगाना चाहिए। इनके सारे ऑफिसर पे मर्डर का चार्ज भी लगा दे तो भी ये कम होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो हिला करके रखा है देश में, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कारण हुआ है। क्योंकि यही ये जानता था कि इतना भयावह स्थिति है, उसके बावजूद भी इलेक्शन कराया और एक नहीं अनेक स्टेट में इलेक्शन करा दिया, और जिसके कारण हमारे कोविड के केसेस में सर्ज हुए, काफी ज्यादा बढ़ गया। और इसीलिए बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में जज ने कहा, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो है मर्डर का चार्ज इस पे लगाना चाहिए। हालांकि ये ओरल ऑब्जर्वेशन था। ओरल ऑब्जर्वेशन क्या होता है हम इसको डील करेंगे। चलिए पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर क्या बैकग्राउंड है, क्या लिखा हुआ है इसमें। कहता है कि पिटीशन फाइल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ओरल रिमार्क मेड बाय द मद्रास हाईकोर्ट that the ECI, Election Commission of India, was singularly responsible for COVID second wave and that its officers should probably be booked for murder। यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे ही ये मार्केट में आया बात, सारे लोग मीडिया वाले छापना शुरू कर दिए और पूरा लहर देश में दौड़ गया कि मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा कि इनको इन पे मर्डर का चार्ज लगा दो। कुछ वकील तो मर्डर का चार्ज भी लगवा दिए, जाकर के उन पे FIR कराना शुरू कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे और उनके ऑफिसर पे। वकीलों को तो बस एक मौका चाहिए और ऊपर से हाईकोर्ट ने सपोर्ट कर दिया तो लोग शुरू कर दिए। तो अब जब ये चीज से परेशान हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि मुझ पे FIR हो जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर ऐसे, और इस तरीके का तीखा जो है टिप्पणी करना किसी इंडिपेंडेंट बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे ऊपर इस तरीके का टिप्पणी मत करो, मैं भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी हूं, मैं भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हूं, बहुत पावर है। और ये बात सही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बहुत पावर है, लेकिन ये बात अलग है ये एक्सरसाइज नहीं करते तो अलग चीज है, लेकिन पावर तो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको। अब आप कमेंट करके नीचे बताएंगे कि कौन से प्रोविजन में आपको ये पावर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। इस लेक्चर के लास्ट में मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, उसको जरूर आंसर करेंगे कमेंट में। तो सबसे पहले तो ये बात हुआ, इससे परेशान होकर ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर से मद्रास हाईकोर्ट में गए और कहा कि साहब ऐसा है कि आपने मेरे अगेंस्ट बहुत खराब टिप्पणी करी है, थोड़ा सा डाइल्यूट कर दीजिए, रहम कीजिए, माफ कर दीजिए, मत कीजिए ऐसा, इतना कड़ा टिप्पणी मत कीजिए। हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार लगाया, बोला भाई बहुत बिजी है हम, इस तरीके का केस, छोटा मोटा केस अभी नहीं लेंगे, अभी कोविड मैनेजमेंट का केस हो रहा है, इसलिए कभी दूसरे दिन आ जाना, अभी तुम्हारा नहीं सुनने वाला। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड अप्रोच्ड द मद्रास हाईकोर्ट अगेंस्ट द ओरल रिमार्क्स, द HC refused to consider, saying that the issue can wait till the larger issue relating to COVID management are addressed। बोला पहले जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं ना, ये सब क्या बात, तुमने गलती तो करी है, बाद में आना देखेंगे उस पे। ओवर से भी मैंने ओरल रिमार्क किया था, मैंने ऑर्डर में मुझको लिखा नहीं था, ओरल रिमार्क था, तो ओरल रिमार्क था तो कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे लगा ऐसा तो बोल दिया, क्या दिक्कत है, मीडिया छाप दिया तो छाप दिया, अब मैं क्या करूं इसमें। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब इससे ECI को बड़ा ठेस पहुंचा कि भाई इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इंडिपेंडेंट बॉडी, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है, हाईकोर्ट हमें तो कोई लोड ही नहीं ले रहा, मतलब वो बोला बाद में आना। अब ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि साहब ऐसा है, मैं मद्रास हाईकोर्ट में गया था, उन्होंने मेरा सुना ही नहीं, बोला बाद में आना। बोला अच्छा ये बात है, क्या बात था, तो वही बात को यहां पे हम समझने का प्रयास करेंगे। कहता मीडिया कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम रिपोर्टिंग द ओरल ऑब्जर्वेशन मेड बाय द जजेस ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द केस। अब आज जो केस हुआ, आज जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर हुआ, उसमें ECI ने कहा कि कम से कम आप हाईकोर्ट को मना नहीं कर सकते, कम से कम मीडिया को तो मना कर दो, मीडिया को बोलो कि ऐसा रिपोर्टिंग ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में यह कह दिया कि नहीं, हम मीडिया को नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते, उसके पीछे रीजन दिया है, अब हम रीजन समझने का प्रयास करते हैं। कोर्ट डिस्कशंस आर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड पीपल आर इंटाइटल्ड टू नो हाउ द जुडिशियल प्रोसेस इज अनफोल्डिंग इन कोर्ट थ्रू द डायलॉग बिटवीन द बार एंड द बेंच। कोर्ट के अंदर क्या आर्गुमेंट होता है, क्या डायलॉग होते हैं बार और बेंच के बीच में,
बार और बेंच मतलब वकील और जज के बीच में क्या ड्रामा होता है, क्या इंटेलेक्चुअल ड्रामा होता है, इसको जानने का अधिकार लोगों को है। तो क्यों नहीं जाने भाई, जानने दो उसे, क्यों उसे वंचित कर रहे हो, उसका अधिकार है, पता तो चले उसे। तो मैं तो मीडिया को नहीं रोकने वाला। फिर कोर्ट कहता है रिपोर्टिंग द कोर्ट डिस्कशन विल ब्रिंग मोर अकाउंटेबिलिटी फॉर द जजेस एंड विल फोस्टर सिटीजंस कॉन्फिडेंस इन द जुडिशियल प्रोसेस। बोला जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, जितना ज्यादा लोग इसको देखेंगे, समझेंगे इस चीज को कि कोर्ट में आखिर हो क्या रहा है। 99% तो लोग ऐसे हैं कोर्ट की चीजों को पता ही नहीं चलता उनको, तो और अच्छी बात है। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को भी यदि मीडिया हाईलाइट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लोग इंटरेस्ट लेंगे, लोग देखेंगे। उससे क्या होगा, उससे जुडिशियल प्रोसेस पे उनका फेथ और बढ़ेगा और डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी। तो क्यों मना कर रहे हो तुम, क्यों मीडिया को मैं मना करूं? कोई रेशनल आंसर ही नहीं दे पा रहा ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ओरल ऑब्जर्वेशन आर मेड ऑफन आउट ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन एंड समटाइम्स कैन वर्क एज अ बिटर पिल। कहा कि देखो ऐसी बात तो नहीं है कि जज को कोई शौक है आपके बारे में इस तरीके का बात बोलने का, लेकिन आपने काम ही ऐसा किया है, काम इस तरीके का किया है, जजेस फ्रस्ट्रेटेड है हमारे, उनको गुस्सा आ रहा है, उनके सामने उन्हीं के सिटीजन के लाशें बिखरी पड़ी है, ऑक्सीजन नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में आकर के जज यदि बोल दिया तो क्या दिक्कत है, काम वो ऐसा किया है तभी तो बोला, फ्रस्ट्रेशन में बोला, शौक से नहीं बोला, उनको कोई शौक नहीं था बोलने का, फ्रस्ट्रेशन में करता। और कभी कभी जरूरी है क्योंकि आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, जनता का अधिकार है, उनको जानना चाहिए कि आखिर गवर्नमेंट क्या कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्टेट के दायरे में नहीं आता, वो क्या कर रहा है पता तो चले। तो उसके बाद यह ऑब्जर्वेशन था। फिर कहता है कि वी डू नॉट वांट टू डिमोरलाइज आवर हाई कोर्ट्स। जब ईसीआई ने कहा कि हाई कोर्ट को मना कर दीजिए, मीडिया को मना कर दीजिए, मेरे अगेंस्ट ऐसा बात नहीं फैलाए, तो बिल्कुल क्लियर शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वी डू नॉट वांट टू डिमोरलाइज आवर हाई कोर्ट्स। हम अपने हाई कोर्ट्स को, व्हिच आर हाई कोर्ट्स है, उसको हम डिमोरलाइज नहीं करना चाहते। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। देखिए क्या कहता है, which are doing tremendous work during the COVID. We cannot tell the judges that confine yourself to pleadings. The High Court judges are doing tremendous work, burning the midnight oil. They are overwhelmed. They know what's happening on the ground. बोला कि भाई हमसे ज्यादा तो वो जानते हैं कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, उनके स्टेट में क्या हो रहा है, उनको हम रोक नहीं सकते। वो यदि ऐसा कुछ बोले हैं, वो आउट ऑफ एंगर, एंग्विश, फ्रस्ट्रेशन में बोले हैं, शौक से नहीं बोला। काम वैसा किया तो बोला मैं नहीं रोक सकता अपने हाईकोर्ट को, मैं डिमोरलाइज नहीं कर सकता अपने हाईकोर्ट को, और ना ही मीडिया को रोकूंगा, क्योंकि मीडिया फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, जनता को जानने का अधिकार है। किस मुंह से आ रहे हो, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन हो भाई, किस मुंह से आ रहे हो ये सब बोलने के लिए? डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करो ना, बोल दिया तो अपने आप में सुधार करो ना, क्यों लोड ले लिए, सुधार करो, गलती किया तभी तो बोला। तो ये सारी चीजें एक बहुत ही अलग लेवल का हाई इंटेलेक्चुअल ड्रामा आज कोर्ट में देखने को मिला, और बिल्कुल साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं एंटरटेन नहीं करने वाला। आप देखिए पिछले 10 दिन से सुप्रीम कोर्ट एक अलग मोड़ ले लिया, अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है, जैसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को करना चाहिए। मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है वो पूरे विश्व की सबसे जो ताकतवर कोर्ट्स की यदि गिनती करें उसमें से अग्रिम स्थान रखता है। ये बहुत ताकतवर कोर्ट है और हमने प्रूफ करा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कागज पे लिखा है बोलने वाली बात, ऐसी बात नहीं। हाँ, कई बार कुछ ऐसे सिचुएशंस आए जहां पे प्रॉब्लम्स आए हैं, कोई बात नहीं, वो छोटी मोटी बातें होते रहती है, लेकिन लगातार अपने जजमेंट के माध्यम से इन्होंने एक बहुत मुकाम हासिल किया है जिसका एप्रिसिएशन जरूर होना चाहिए। और इस तरीके के केसेस में खास करके जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी बड़ी बॉडी है, इतनी पावरफुल बॉडी है, इसके साथ भी इस तरीके का यदि काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप में से वैसे व्यूअर्स जो लॉ स्टूडेंट हैं या फिर लॉ एस्पिरेंट हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, वो क्वेश्चन जरूर करेंगे, नीचे कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिराइव इट्स पावर बाय विच प्रोविजन? कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना पावर को डिराइव करता है? दूसरा क्वेश्चन है, हाउ ईसीआई मे बी रिमूव्ड? मे बी रिमूव्ड है, कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है? क्या रिमूवल का प्रोसेस है? क्या इनको रिमूव करना आसान है, कठिन है, किस तरीके की बातें हैं? आप उसको जरूर नीचे कमेंट में बताएंगे, और ये कौन से प्रोविजन में है वो भी बताएंगे। फिर कहता है ईसीआई इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है इनको, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, इसके बारे में भी जानकारी जरूर होनी चाहिए। चौथा जो है वो कहता है, डू यू थिंक ईसीआई इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ 2020? ठीक है, कागज पे तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट है, क्या 2020 में आपको ऐसा लगता है कि जो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है बायस तरीके से, क्या वो सच में इंडिपेंडेंट बॉडी है? क्या आपको लगता है ऐसा? यदि लगता है तो आप नीचे बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे एक पिक्चर दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जानकार, फेमस ईसीआई थे हमारे कंट्री के, बहुत सुधार किया इन्होंने, ये साबित किया है
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। बहुत पावरफुल व्यक्ति थे और अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन को हालत खराब कर देते थे। इनका कहना था मैं पॉलिटिशियंस को अपने ब्रेकफास्ट में खाता हूं। बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, बहुत चेंजेस किए हैं और जिसके कारण आज थोड़ी बहुत जो इंडिपेंडेंसी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इनका श्रेय सबसे ज्यादा इन्हीं को जाता है। इनका क्या नाम है, नेम क्या है जी, ये जरूर आप बताएंगे। और हाल में ही इनका देहांत हुआ है अनफॉर्चुनेटली। मैं एक क्लू दे रहा हूं दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और कुछ और आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाएं, कोई और टॉपिक है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बना दिया जाए। क्योंकि मुझे मन लगता है बनाने में, कुछ भी लीगल रिसर्च करने में मजा आता है। मुझे अच्छा लगता है कि लोगों की जो लीगल लिटरेसी है वो बढ़े। इसके लिए मैं किसी न किसी तरीके से टाइम निकाल करके जरूर काम कर दूंगा। यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक पे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उस पर जरूर संज्ञान लूंगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।